आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसकी शर्तें लिखिए। फिर इसका जो अगला पार्ट है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर 1/sin c, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। और फिर इसके बाद पूछा गया क्रांति कोण किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारे इस एक क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमसे एक ये 2 3 और 4 चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक एक करके जो है इसके उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम चित्र की सहायता से अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 3 चित्र यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो इनको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे संभव हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहे या यहाँ पे जो सी है वो क्रांति कोण है या क्रांति कोण की स्थिति कहे, ये सब चीजें तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही हूँ यानी विरल में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला चित्र है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी क्या है, एक प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से होते हुए ये इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। इस प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश किरण है। इस बिंदु पे क्या हो रहा है, इसका अपवर्तन हो रहा है और ये दूसरे यानी कि यहाँ पे विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे अपवर्तन हमारा ये कहता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब क्या होता है, इस बिंदु पे यानी कि जहाँ पे यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है उस बिंदु पे जो है एक 90 डिग्री का यहाँ पे क्या हम लाइन खींचते हैं, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या है, अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से कुछ दूर हटते हुए यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे जो ये जो कोण क्या होते हैं, अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब अपवर्तित प्रकाश किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या, अपवर्तन कोण। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण से बड़ा होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमने माध्यम एक ही रखा है, यहाँ पे सघन और विरल यहाँ पे क्या है कि जो फिक्स कर दिए, नियत कर दिए, तो क्या होगा कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो निर्भर करेगा आपतन कोण के मान पे। मतलब अगर जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान यहाँ पे क्या है बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि अपवर्तन कोण का मान भी यहाँ पे क्या है बढ़ेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है किसी भी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, हमारा क्या होगा कि आई से बड़ा ही होगा, यानी कि आपतन कोण से हमेशा अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपतन कोण यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मतलब आपतन कोण 90 नहीं होगा, आपतन कोण के किसी मान के लिए क्या होगा, उससे पहले अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसे हम क्रांतिक कोण की स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे जो आपतन कोण है उसको हम सी से दिखाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए सी से दिखाते हैं। और यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ समझते हैं क्या, अब आपतन कोण का मान अगर हम और बढ़ाएंगे, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये अपवर्तन कोण का महत्तम मान होता है। 90 डिग्री से ऊपर जो है अपवर्तन कोण का मान नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रकाश किरण है वो दूसरे माध्यम में ना जाके क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। और किसी भी प्रकाश किरण का किसी एक ही माध्यम में क्या है, टकराने के बाद, किसी बिंदु पे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उसका परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का विशेष परावर्तन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला जो माध्यम है वो पारदर्शी है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो आई है ये आर है, यहाँ पे आई और आर को हम, आई को कहेंगे आपतन कोण और आर को कहेंगे क्या, परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पे ये अपवर्तन ही परावर्तन कोण हो जाएगा और आई और आर के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है,
तो इसको कोई कहे परिभाषित करने के लिए तो आप कह सकते हैं क्या कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा करने पे क्या होता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही जो है वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी शर्तों की बात करें हम, तो पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो है शर्तें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी मुख्यतः दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त ये होती है कि जो प्रकाश किरण है वो क्या हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो सबसे हमने ये जो है पहले ही बता दिया था हमने क्या, पहला ही प्रतिबंध जो है यहाँ बता दिया था क्या कि प्रकाश किरण क्या है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा कि हर कंडीशन में, ठीक है भाई, क्या होगा जब सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा कि आपतन कोण से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऐसा संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसकी जो पहली शर्त है वो यही है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो। और इसकी जो दूसरी शर्त है वो क्या है, वो ये है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्या हो कि क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण से कम आपतन कोण के लिए क्या होगा, प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, मतलब वो जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, और क्रांतिक कोण क्या होता है, जिस कंडीशन में क्या हो कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, और 90 डिग्री क्या होता है उसका महत्तम मान होता है। अब अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो है फिर जो है और बढ़ने का मतलब क्या है कि फिर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो दूसरा प्रतिबंध क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक, ठीक है, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो जो है बड़े प्रतिबंध है यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी शर्तें लिख दी। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है म्यू बराबर 1/sin c। यहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू आपको यहाँ पे जो है समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर म्यू ही नहीं समझेंगे तो यहाँ पे जो है इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। म्यू क्या होता है, म्यू जो है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मान ले कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सघन माध्यम को हम क्या मान ले, ये क्रांतिक कोण की स्थिति की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको जो है क्या मान ले, कांच मान ले, कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसको जी से दिखाते हैं। ठीक है, पूरा हम लिख दे रहे हैं ग्लास। ठीक, और दूसरे माध्यम को अगर हम एयर मान ले यानी वायु मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है वो क्या है कि कांच का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष। जबकि अगर हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल के नियम से क्या होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकल के आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम व्युत्क्रमानुपात का नियम लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या करेंगे, हम स्नेल का नियम लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, स्नेल स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है क्या, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम वही करेंगे, यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना है, क्रांतिक कोण के बराबर है। ठीक है भाई, क्या होता है यहाँ पे हम बता दें आपको, नॉर्मली साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आई होता है वो सी हो जाएगा क्रांतिक कोण की स्थिति में, और आर क्या हो जाएगा, आर 90 हो जाएगा, और जो 1n2 है, 1n2 क्या हो जाएगा हमारा, कांच से वायु में जा रही प्रकाश करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर कितना हो जाएगा, GNA हो जाएगा, जबकि हमको निकालना ANG है, ANG को ही म्यू कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम n या म्यू से दिखा सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब स्नेल का नियम लगाएंगे, यहाँ पे रखिए ये सब मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी बटे साइन 90 बराबर क्या है, 1n2 यानी कि GNA। अब यहाँ पे क्या है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 90 का मान यहाँ पे 1 है, तो याद रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और GNA को व्युत्क्रमानुपात नियम से क्या कह सकते हैं, GNA को 1/ANG भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ही निकालना है, इसी को म्यू कहा गया है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, साइन सी बटे 1 बराबर 1/ANG, ठीक है। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ANG बराबर 1/साइन सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रश्न में जो है क्या हो गया है कि ANG को यहाँ पे म्यू कह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि म्यू बराबर 1/साइन सी। तो ये क्या है, इसी को हम अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध भी कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने यहाँ से इतना निकाल लिया। अब क्रांतिक कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्रांतिक कोण का मान यहाँ पे इस C का मान क्या होता है, किन किन कारकों पे निर्भर करता है, हमें ये अब जो है यहाँ पे इसका जो आखिरी पार्ट है वो बताना है, ठीक है। तो अब वो कारक यहाँ पे हम समझते हैं जिन पे क्रांतिक कोण का मान निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो पहला कारक है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो C है यानी कि यहाँ पे जो क्रांतिक कोण है वो अपवर्तनांक पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। और अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है, अपवर्तनांक जिन जिन कारकों पे निर्भर करता होगा वो सारे यहाँ पे क्या होगा, उन सारे कारकों पर यहाँ पे C यानी कि जो है क्रांतिक कोण भी निर्भर करता होगा। यानी कि अगर कोई कहे कि क्रांतिक कोण किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो पहला कारक क्या होगा, प्रकाश के रंग पर। पहला क्या होगा, प्रकाश के रंग पर, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग प्रकाश के रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम बात कर ले क्या कि बैंगनी कलर के, ठीक है, तो बैंगनी कलर का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा कि सबसे अधिक होता है। इस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें म्यू, बैंगनी कलर को हम V से दिखा रहे हैं, तो जो बैंगनी कलर का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, तो इसके लिए जो है क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में व्युत्क्रमानुपात का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है संबंध है। मतलब यहाँ पे क्या, एक के बढ़ने से दूसरे का मान क्या है, घट रहा है, ठीक है। हालांकि साइन C के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, म्यू V के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो क्रांतिक कोण है उसका मान घटेगा। और अपवर्तनांक क्या होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाल कलर के लिए माध्यम जबकि वही है, लेकिन प्रकाश के रंग के हिसाब से क्या हो रहा है कि क्रांतिक कोण का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे लाल रंग के लिए सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारक के। तो इसके दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा कारक जो है वो क्या है कि जो माध्यम ये हमने यहाँ प्रयोग किए सघन और विरल, जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए कांच और वायु ले लिया था, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो माध्यम हमने जो है प्रयोग में लाए हैं यहाँ पे क्या, माध्यमों पर, माध्यमों के जोड़े पर, ठीक है, माध्यमों के जोड़े पे हम कह सकते हैं, ठीक है, के जोड़े पर। क्योंकि यहाँ पे क्या, एक सघन माध्यम होगा और एक विरल माध्यम होगा, तो उन माध्यमों के जोड़े पर भी क्रांतिक कोण का मान क्या है, निर्भर करता है, ठीक। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि हीरे और वायु के लिए यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाता है, हीरे और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है यहाँ पे C क्रांति, ठीक है। हीरे की बात करें तो यहाँ पे D कितना होता है, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग लगभग 24 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और जहाँ जो हमने बात किया कांच और वायु के लिए, यहाँ पे कांच और वायु के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे CDA लिख दे रहे हैं, एयर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या, हीरे और एयर के लिए, ठीक है, हीरे और हवा के लिए। और यहाँ पे क्या, कांच और यहाँ पे वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो कितना होता है, वो जो है लगभग लगभग जो है 42 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि जो जोड़े हम प्रयोग में ला रहे हैं उस पर भी क्रांतिक कोण का मान निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा जो है कारक क्या होता है, तीसरा कारक होता है हमारा क्या, ताप पर, ठीक है, ताप पर, ठीक। ताप
ताप पर किस हिसाब से? क्योंकि ताप बढ़ाने पे क्या होता है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी कि जितना हम जो यहाँ पे टी मतलब टेम्परेचर ताप को बढ़ाएंगे तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या होगा, वो घटेगा। और माध्यम का अपवर्तनांक घटने से क्या होगा, जो क्रांतिक कोण का मान है वो हमारा क्या होगा, दोनों यहाँ पे जो है एक घटता है दूसरा बढ़ता है, यानी क्रांतिक कोण का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इसी का उल्टा कि अगर ताप हमारा जो है घटेगा, ताप मान लीजिए हमारा घट रहा है, तो क्या होगा कि जो अपवर्तनांक है वो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि क्रांतिक कोण का मान हमारा क्या है, घट जाएगा। तो ताप पर भी क्या होता है कि निर्भर करता है क्रांतिक कोण का मान। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ ये पूरी जानकारी यहाँ पे देखी। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।